तो भैया आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बर्नौली थ्योरम के आगे के एप्लीकेशन। दो एप्लीकेशन पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को, एक था आपके पास में वेंचुरी मीटर और एक था पिटॉट ट्यूब। ठीक है, आज दो तीन एप्लीकेशन और हैं हमारे पास में, एक डेरिवेशन है, मतलब आज फ्लूइड मैकेनिक्स का काम हमारा खत्म हो जाएगा, स्वाह हो जाएगा उसका। ठीक है ना, फिर कुछ मल्टीपल प्रॉब्लम हम इसके अंदर करेंगे, कुछ अलग अलग कंसेप्ट के सवाल करेंगे और फिर आपका थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं डेरिवेशन, बर्नौली थ्योरम का प्रूफ करते हैं सबसे पहले, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है, टाइम लगेगा उसके अंदर, अभी शुरुआत में हो भी जाएगा। देखो हेडिंग लिखो अपनी कॉपी के अंदर, प्रूफिंग ऑफ बर्नौली थ्योरम, प्रूफिंग ऑफ बर्नौली थ्योरम, प्रूफिंग ऑफ बर्नौली थ्योरम, प्रूफिंग ऑफ बर्नौली थ्योरम, प्रूफिंग ऑफ बर्नौली थ्योरम। Let us consider an ideal fluid. Let us consider an ideal fluid flowing, an ideal fluid flowing through a tube, of non-uniform cross section, of non-uniform cross section, of non-uniform cross section, non-uniform cross section. Let A1 and A2, let A1 and A2 be the areas of cross section of tube, be the areas of cross section of tube at the end x and y, at the end x and y, at the end x and y respectively, at the end x and y respectively, which are at heights, which are at heights h1 and h2, h1 and h2 from the surface of the earth, from the surface of the earth, from the surface of the earth। देखो बेटा, मान लेते हैं कि यह है अपने पास में एक ट्यूब कुछ इस तरीके से, ठीक है बेटा, और यह है अपने पास में ग्राउंड लेवल। यहां की जो हाइट आपको दे रखी है, यहाँ की जो हाइट है आपके पास में ये है h1 और यहाँ की जो हाइट है आपके पास में वो है h2। यहाँ जो लिक्विड का प्रेशर है वो है P1, यहाँ जो लिक्विड का प्रेशर है वो है P2। यहाँ का ये जो एरिया है, दिख रहा है बेटा एरिया, ये एरिया है आपके पास में A1 और यहाँ का ये वाला एरिया है, ये एरिया आपको दे रखा है A2। यहाँ जो लिक्विड की स्पीड है वो है V1 और यहाँ जो लिक्विड की स्पीड है वो है V2। ठीक है, डेरिवेशन थोड़ी बड़ी है तो बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप ये देखो कि हमें प्रूफ करना क्या है। हमें ये प्रूफ करना है कि जितनी एनर्जी यहाँ होगी बिल्कुल उतनी ही एनर्जी यहाँ होगी, यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी आपस में इक्वल होगी। हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया है बच्चों x, ये पॉइंट है हमारे पास में x और इस पॉइंट का नाम है y। यानी हमें प्रूव करना है एनर्जी एट x इज इक्वल टू एनर्जी एट y। ध्यान से देखिएगा जरा, यहाँ एनर्जी कितनी होने वाली है मेरे पास में बेटा, यहाँ का प्रेशर है मेरे पास में P1, प्रेशर कितना है यहाँ का, ओके। यहाँ की स्पीड कितनी है, हाफ रो V1 स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी हो गई रो जी H1। ये एनर्जी हो गई इस पॉइंट पर।
अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरे पॉइंट पर एनर्जी होगी P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2। ये आपको प्रूव करना है। टू प्रूव, ये आपकी बर्नौली थ्योरम है कि जितनी एनर्जी यहां होगी बिल्कुल उतनी ही एनर्जी यहां होगी। ये कंडीशन आप प्रूव करके बताएंगे। एनी प्रॉब्लम? समझ गए क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है? एनर्जी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट X इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट Y। जितनी एनर्जी X पर है उतनी ही एनर्जी किस पर है? Y पर है। X वाले पॉइंट पर एनर्जी और Y वाले पॉइंट पर एनर्जी कैसी होगी? सेम होगी। ये हमें प्रूव करना है। अच्छा, ये तय है कि डेरिवेशन आएगी जरूर आपके एग्जाम के अंदर, पक्का बिल्कुल 5 नंबर में, ठीक है? तो इसीलिए बहुत अच्छे से आपको देखनी पड़ेगी ये डेरिवेशन। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बेटा हमारा? सबसे पहला स्टेप होगा हमारा वर्क डन बाय फ्लूइड एट पॉइंट X इन 1 सेकेंड। देखो बेटा, X वाले पॉइंट पर वर्क डन है W1। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू डेल्टा X। मैं फोर्स को लिख सकता हूं प्रेशर। अच्छा बताओ, इस वाले पॉइंट पर प्रेशर कितना है? P1। फोर्स को लिख सकते हैं प्रेशर यानी P1। एरिया कितना है यहां पर? A1। डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं वेलोसिटी यानी V1 और टाइम यानी डेल्टा T। बस यही बच्चा मार खाता है। अगर ये समझ गए ना तो सब समझ में आ गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है तुम लोगों को, ठीक है? इस वाले पॉइंट पर इतना वर्क करना पड़ेगा आपको, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू, बताओ फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? प्रेशर P1 इंटू एरिया A1 और डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा X। डिस्प्लेसमेंट को इजी वर्ड्स में अगर हम देखें तो लिख सकते हैं वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी कितना हो गया और टाइम कितना हो गया? अच्छा, मैंने कितने सेकंड की बात की? तो डेल्टा T की जगह 1 रखना पड़ेगा मुझे। डेल्टा T की जगह क्या रखना पड़ेगा? तो साहब 1 सेकंड में मेरा जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा W1 इज इक्वल टू P1 A1 V1। इक्वेशन नंबर 1 समझ आया? सिमिलरली नंबर 2, वर्क डन बाय फ्लूइड एट पॉइंट Y इन 1 सेकेंड। स्पर्शी बताओ कितना होगा Y पॉइंट पर वर्क? W2 इज इक्वल टू P2। हाँ, गुड, A2। वेरी नाइस, V2। बस हो गया काम। इक्वेशन 2, X वाले पॉइंट पर इतना वर्क किया P1 A1 V1, Y वाले पॉइंट पर इतना वर्क किया P2 A2 V2। समझ आया? अब देखते हैं नेट वर्क कितना किया हमने। नेट वर्क कितना किया? यार एक बात बताओ, यहां से यहां जाने में इतना वर्क है, बताना मुझे, सोच कर, बिल्कुल बुद्धि पर जोर डालकर। यहां से यहां तक जाने में इतनी एनर्जी खर्च की, यहां से यहां जाने में इतनी एनर्जी खर्च की, तो X से Y तक जाने में कितनी एनर्जी खर्च करेंगे? एक बार दोबारा सुनो, सुनो। यहां से यहां तक जाने में इतनी एनर्जी खर्च की, यहां से यहां जाने में इतनी एनर्जी खर्च की। समझ आ रही है बात आप लोगों को? बोलो। yes, तो बताइए कि आपको नेट वर्क डन कितना करना पड़ेगा? वैसे तो आना चाहिए W2 माइनस W1, लेकिन मैं W2 माइनस W1 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा W1 माइनस W2। क्यों? उसके पीछे औचित्य है, उसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है कि यहां हाइट कम है, यहां हाइट क्या है? हाइट है तो प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि अगर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो डेफिनेटली प्रेशर एनर्जी क्या होगी? प्रेशर एनर्जी आपकी ज्यादा होगी। तो हमारा जो नेट वर्क डन हो जाएगा, नेट वर्क डन ये हो जाएगा W1 माइनस W2। सो नेट वर्क डन इज इक्वल टू P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। ये हमारा नेट वर्क डन हो गया बच्चों। P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी
A1V1 इज इक्वल टू A2V2 इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये कहती है बच्चों A1V1 A2V2 के इक्वल होगा और दोनों के दोनों मास अपॉन डेंसिटी के इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे नेट वर्क डन इज इक्वल टू, इस A1V1 की जगह भी हम क्या लिख देंगे, मास अपॉन डेंसिटी, और इस A2V2 की जगह भी हम क्या लिख देंगे, मास अपॉन डेंसिटी। तो ये बनेगा P1 माइनस P2, कॉमन किया जाएगा यहां से, मास अपॉन डेंसिटी, और ये हो गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3। ये हमारा नेट वर्क डन हो गया बच्चों, नेट वर्क डन। अब इसके बाद देखो अगली कंडीशन क्या होने वाली है। देखो जब लिक्विड नीचे है तो उसकी स्पीड है v1, और जब लिक्विड ऊपर पहुंच गया है तो उसकी स्पीड हो गई है v2। तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया है उसका फॉर्मूला है हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया है उसकी वैल्यू है mgh2 माइनस mgh1, ये हो गई है इक्वेशन नंबर 5। अब मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चिंता मत करिए, एक दो बार मैं आपको जब डेरिवेशन बताऊंगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से जो आपने नेट वर्क किया है उसकी वैल्यू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होगी। नेट वर्क डन की वैल्यू है आपके पास में ये, देखो बेटा नेट वर्क डन की वैल्यू आपके पास में ये है, नेट वर्क डन है P1 माइनस P2 मास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बताओ कितना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, m/2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा नीचे, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, कॉमन क्या आएगा, अंदर क्या बचेगा, H2 माइनस, अब बताओ दोनों तरफ से कॉमन लेकर क्या कैंसिल आउट हो रहा है, m m m, अरे बोलो हो गया। रो की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस रो जी H1, 1 वाले एक तरफ 2 वाले एक तरफ, 1 वाले एक तरफ 2 वाले एक तरफ, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। सो इसका मतलब यह है प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास में होगी। अब दोबारा से देखो, एक एक चीज के ऊपर बिल्कुल बढ़िया तरीके से गौर करनी है। सबसे पहले यह है हमारे पास में एक ट्यूब, ठीक, पहला स्टेप है ये, स्टेप बाय स्टेप्स बताऊंगा, बिल्कुल एक एक स्टेप को क्लियर करके चलना। इतना क्लियर है? ओके, यहां की हाइट है साहब आपके पास में h1, यहां की हाइट h2, यहां का एरिया A1, यहां का एरिया A2, यहां का एरिया है A2, ठीक है। यहां लिक्विड की स्पीड है V1, यहां स्पीड कितनी है V2, समझ आ रही बात? ओके, यहां का प्रेशर कितना है, यहां का प्रेशर ओके। सबसे पहले हम देखो आपके सामने क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय फ्लूइड इन 1 सेकेंड। फ्लूइड 1 सेकेंड में कितना वर्क करेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बेटा होगा। अब यहां आ जाओ, पहले प्रेशर बताओ कितना है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू एरिया। ये क्या है, dx का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी है, और टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड, इक्वेशन। कोई समस्या है तो जल्दी निकाल कर लाओ अपने अंदर से, जल्दी 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 बताओ। आर्यन समझ में आया? हाँ जी, बताते हैं दूसरी बार। देखो, वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू, अच्छा, फोर्स को लिखा जा सकता है यहां का प्रेशर, कितना प्रेशर है, एरिया कितना है, फोर्स को लिख दिया प्रेशर इनटू एरिया,
डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम। यहां लिक्विड की वेलोसिटी और टाइम लिया हमने 1 सेकेंड। कितना लिया? 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी तो हो गई v1, टाइम की जगह 1 रखेंगे तो ये कंडीशन बन गई हमारे पास में। इतना वर्क होगा P1 A1 V1। चौधरी साहब, आदित्य चौधरी, समझ में आया? कोई परेशानी? जल्दी बता। अब वहां आते हैं, वहां बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा। प्रेशर कितना है? P2। एरिया कितना है? वेलोसिटी, इक्वेशन सेकंड। बताओ कोई परेशानी हो तो। अब चूंकि P1 ज्यादा है क्योंकि यहां हाइट कम है यानी पोटेंशियल एनर्जी कम है, और पोटेंशियल एनर्जी कम है तो पक्का प्रेशर एनर्जी ज्यादा होगी। प्रेशर एनर्जी क्या होगी? तो हम इसीलिए नेट वर्क निकालने के लिए W1 में से W2 को माइनस करेंगे तो P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। अरे समझ आया? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से हम लिख सकते हैं P1, ये क्या है? A1 V1, इसे लिखेंगे मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन माइनस P2, इसे भी क्या लिखेंगे? कॉमन क्या जाएगा? अंदर क्या बचेगा? दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट वर्क। बोलो समझ आया क्या? भैया मैं फिर कह रहा हूं कि यही मेन काम है और कुछ नहीं है इसके अंदर। आपने नेटवर्क निकाल दिया ना, आगे तो फिर वो स्टेप बढ़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि बहुत लंबी चौड़ी डेरिवेशन है क्योंकि स्टेप्स बढ़ते जा रहे हैं। जो लॉजिकल काम है, मेन काम है, वो यही है। इसके बाद देखो आप क्या लिख सकते हैं। आप ये लिख सकते हो कि नेट वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होगा। तो नेट वर्क डन की वैल्यू हमने निकाली है मास अपॉन डेंसिटी P1 माइनस P2। अरे समझे? yes, बताओ काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा? हाफ m V2 स्क्वायर माइनस, बताओ पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा? mg माइनस, क्योंकि यहां पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh2, यहां होगी mgh1। मैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्लियरली पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं। और क्लियरली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। क्या है? बिल्कुल एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर। मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं पर यूनिट की बात नहीं कर रहा हूं। कभी पर यूनिट के चक्कर में फंस जाओ यहां पर, ठीक है? चलिए बताइए दोनों तरफ से क्या कैंसिल आउट हो रहा है? m m m। डन? रो की मल्टीप्लाई उधर कर दो। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, रो जी H2 माइनस रो जी 1 वाले एक तरफ 2 वाले एक तरफ, काम हमारा पूरा हो जाएगा। बोलो समझ आया क्या? एक बार और देखो, फिर अपने आप करनी है आप लोगों को पूरी डेरिवेशन। ट्यूब दिख रही है साहब? यहां की हाइट H1, यहां की हाइट H2, यहां का प्रेशर, यहां का प्रेशर, यहां का एरिया, यहां का एरिया, समझ में आया? ओके, यहां की वेलोसिटी, यहां की वेलोसिटी V2। डन? बताओ यहां कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को बताओ क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम कितना लिया? सिमिलरली W2 कितना आएगा? P2 A2 V2। नेट वर्क कितना हो गया? P1 माइनस P2 A1 V1 और A2 V2 की जगह क्या रख देंगे? मास अपॉन डेंसिटी, इक्वेशन 1। ये मास अपॉन डेंसिटी कहां से रख दिया हमने? A1 V1 के इक्वल, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से। चौड़ी नहर है तो पानी की स्पीड धीरे होगी, नैरो है तो पानी की स्पीड तेज होगी, बताया था? वही है हमारी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। हाँ जी बाबूजी, हर्ष समझ में आया? पक्की बात? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम क्या लिख सकते हैं? नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। लिख सकते हैं? कोई आपत्ति है किसी को? अब बताओ नेट वर्क डन कितना है? P1 माइनस P2 मास अपॉन, ओके, चेंज इन काइनेटिक, शाबाश।
चेंज इन पोटेंशियल mgH2 माइनस H1। बताओ दोनों तरफ से क्या कैंसिल आउट होगा? रो की मल्टीप्लाई उस तरफ हो जाएगी, 1 वाले एक तरफ 2 वाले एक तरफ, काम खत्म। नहीं हुआ काम खत्म? अब फेयर में करने से पहले कहीं रफ निकाल लो और मुझे ऐसे ही रफ डेटा लिखकर दिखाओ अपनी कॉपी के अंदर। रफली ड्राइव करो पहले इसे, ठीक है, फिर फेयरली ड्राइव करोगे आप। पहले रफली ड्राइव करो, चोट लग गई पैर में। रफली ड्राइव करोगे पहले इसे पूरी डेरिवेशन को। है बेटा, ग्रेविटेशन चैप्टर बचा हुआ है ना, थोड़ा सा भी कराऊंगा, अभी समय नहीं मिल रहा ना, सैटरडे में कई बार से क्लास नहीं हो रही है। पैर घूम गया अब कल परसों। साइलेंस। तुम्हारे तरुण सर के भी बहुत चोट लग गई भैया, पता नहीं चला तुम लोगों को? पीछे से गाड़ी ने आके ठोक दिया उन्हें, यहाँ से पूरा हाथ वाथ से। कल नहीं, मेरे तो अलग लगे, मैं उनके साथ नहीं था। कल या परसों में आ जाएंगे तुम्हें पढ़ाने के लिए। तो भैया हमने आपके सिलेबस को फिनिश करने की लास्ट डेट रखी है 31 जनवरी, क्योंकि ये दो फ्लूइड मैकेनिक्स तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया आपका, ठीक है। 4 चैप्टर हैं वो आपके पास में, वो नए हम लोग फिनिश करेंगे। थर्मल प्रॉपर्टी मतलब थर्मोडायनेमिक्स और सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव, ये है आपके पास में, ठीक है। तो 31 जनवरी तक आपका काम खत्म हो जाएगा। एग्जाम कब से हैं आप लोगों के? फाइनल फेब के 2nd वीक से फाइनल एग्जाम। ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार, मार्च से होंगे, मार्च से होंगे सबके। नहीं, इस बार कैलेंडर थोड़ा गड़बड़ा गया ना तुम लोगों का। अरे बहुत बातों नहीं बच्चे हो यार। हाँ जी, बना दिया सभी लोगों ने? देख देख के बना रहा है। और समझ में आया? लकी हो गया? पड़ोसी, उसका पड़ोसी ज्योति, गुंजन पड़ोसी। हाँ जी, हो गया? इधर बॉयज में समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है? अबे मैं क्या पूछ रहा हूँ और तुम क्या बात कर रहे हो? कंफ्यूजन है? पीछे क्लियर है? इधर कुछ पूछना है? इधर नुपुर, ओके वेरी नाइस। चलिए लिखना स्टार्ट करिए। अब ये तो आपको करना है टू प्रूव। अब 5 नंबर में ना सुनो ध्यान से, वो जो छोटी सी डेरिवेशन मैंने करवाई अभी, वो 5 नंबर में, वो मत छाप के आ जाना, मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। पूरा सही तरीके से पर्टिकुलरली लिख के आना पड़ेगा आप लोगों को कि साहब हमने यहाँ ये काम किया, यहाँ ये किया, फिर नेट वर्क निकाला, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये इसके इक्वल रहा, ठीक है। पूरा करके आना पड़ेगा आप लोगों को। करिए फटाफट।
राठी साहब समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जो नेट वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक और चेंज इन पोटेंशियल के सम के इक्वल होगा। ठीक है, आगे करूं? यहां तक हो गया सभी का? डन? ओके, एनी डाउट? ठीक है, बर्नौली की अब प्रूफिंग हो गई है, वेंचुरी मीटर हमने आपको पढ़ा दिया, पिटॉट ट्यूब हमने आपको पढ़ा दी। इसका लास्ट न्यूमेरिकल एप्लीकेशन अब आ जाता है, और उसमें आपको ना डेरिवेशन ड्राइव नहीं करनी है, उस पर सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, मतलब वो NCERT के पोर्शन में नहीं है, आपको सिर्फ सवाल के लिए मैं बता रहा हूं। हेडिंग लिख दो अपनी कॉपी के अंदर, टॉरिसली, TORRI, टॉरिसली लॉ ऑफ इफ्लक्स, टॉरसली लॉ ऑफ
ई फ्लक्स, टॉरसली लॉ ऑफ ई फ्लक्स। ठीक है, 3 पॉइंट है बच्चों इसके अंदर। पॉइंट नंबर 1 सुनिए ध्यान से। आपके पास में कोई कंटेनर है, यहां तक लिक्विड फिल्ड है, उसके अंदर h हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है। देखो बेटा ध्यान से, इस जगह हमने एक छोटा सा होल कर दिया ऐसे, और होल करते ही यहां से लिक्विड बाहर निकलना स्टार्ट हो गया। जब लिक्विड यहां से बाहर निकला तो लिक्विड की स्पीड थी v। कितनी स्पीड थी? अच्छा, ये जो होल आपने किया है ऊपर लिक्विड के सरफेस से स्मॉल h हाइट पर किया है। ध्यान से सुनिएगा, ऊपर लिक्विड के सरफेस से स्मॉल h हाइट पर आपने होल किया है। तो ये जो लिक्विड यहां से निकलकर भागेगा, इस लिक्विड की वेलोसिटी होगी √2g स्मॉल h। ये पहला पॉइंट है, 2g स्मॉल h। स्मॉल h जो हाइट आपको लेनी है ना, लिक्विड के सरफेस से लेकर होल तक की लेनी है। लिक्विड के सरफेस से लेकर कहां तक की लेनी है? ओके। दूसरा पॉइंट इसी के अंदर हमारे पास में यह है बेटा, ये पूरा लिक्विड भरा हुआ है यहां तक। देखो ध्यान से, अरे बात सुनिए, हमने 3 अलग अलग होल कर दिए स्टूडेंट्स। एक होल यहां किया, यहां से लिक्विड निकलेगा, स्पीड है v1। एक होल यहां किया, यहां से लिक्विड निकलेगा, स्पीड है v2। एक होल यहां किया, यहां से लिक्विड निकलेगा, स्पीड है v3। पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी? तो ऊपर से ध्यान रखिएगा, ऊपर से जितनी गहराई में जो होल होगा, क्योंकि आपने देखा वेलोसिटी स्मॉल h के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोलो है या नहीं है? यानी ऊपर से हाइट जितनी ज्यादा होगी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। बोलो होगी या नहीं होगी? तो बताओ कौन से होल की जो डेप्थ है वो ऊपर से सबसे ज्यादा है? तो इसका मतलब v3 की वैल्यू सबसे ज्यादा है। यहां से जो लिक्विड निकलेगा उसकी स्पीड क्या होगी? सबसे ज्यादा, फिर v2 और फिर फाइनली क्या होगा? v1। बोलो समझ आया नहीं आया? 2 पॉइंट आपके पास में हो गए। नेक्स्ट पॉइंट आया बेटा हमारे पास में, ध्यान से देखिएगा जरा। इतनी हाइट पर, स्मॉल h हाइट पर, टोटल हाइट है आपके पास में कैपिटल H। ठीक है, अच्छा अब बताइए कि ये हाइट कितनी बची है आपके पास में? कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अरे बची? यहां से क्या निकलेगा? लिक्विड। ठीक है, सो लिक्विड की वेलोसिटी आपको बतानी है कितनी होगी? 2g स्मॉल h, इतनी होगी लिक्विड की वेलोसिटी, 2g स्मॉल h। समझ आ रही है बात? अच्छा, ये लिक्विड यहां से निकलकर ऐसे सरफेस पर जाकर गिरेगा बच्चों, सरफेस पर जाकर। बोलो गिरेगा या नहीं गिरेगा? तो इस लिक्विड को यहां से लेकर यहां तक जाने में कुछ टाइम भी लगेगा। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड लगेंगे या नहीं लगेंगे? तो यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा? ये कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। और इस टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालने का तरीका है 2। बताओ इस होल की नीचे से हाइट कितनी है? h माइनस h, h माइनस h और अपॉन क्या हो गया है? g। अच्छा, अब यहां से जो देखो सुनो ध्यान से, यहां से जो वाटर करंट निकलेगी, वाटर करंट समझते हो आप लोग? पानी की जो धारा निकलेगी वो जमीन पर जाकर कहीं गिरेगी या नहीं गिरेगी? तो ये डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास में? ये डिस्टेंस कितनी होगी? इसे बोलेंगे r। और इस r को निकालने का तरीका है vt। क्या है बेटा? v का मतलब है ये वाली स्पीड और t का मतलब है यहां से लेकर यहां तक आने में लगने वाला टाइम। ये सारे पॉइंट वो हैं जिनके ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट। ठीक है, पहला पॉइंट हमने आपको क्या बताया? ये वाला। बोलो समझ में आया या नहीं आया? कि होल से जो पानी निकलेगा उसकी स्पीड कितनी होगी? √2g स्मॉल h। समझ गए? कोई प्रॉब्लम? जो होल जितना ज्यादा गहराई में होगा उससे जो पानी निकलेगा उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। होगी या नहीं होगी? अच्छा, इसके बाद यहां से जो लिक्विड निकलेगा स्पीड तो इतनी होगी, यहां से निकलकर जमीन पे गिरने में टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। कितनी दूर जाकर गिरेगा? इतनी दूर जाकर गिरेगा। इसे निकालने का तरीका ये है। समझ आ रही बात? अब इसी के अंदर एक पॉइंट आता है कि r की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो। r की वैल्यू क्या हो? सुनो ध्यान से, r की वैल्यू मैक्सिमम होने का मतलब क्या है? कि कंटेनर में किस जगह होल किया जाए?
हम कंटेनर में होल कहां करें कि जहां से वो धारा निकलकर सबसे दूर जाकर गिरे, यानी आर की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो। समझ आ रही बात? तो इसका पॉइंट ये होगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, आर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हाइट के इक्वल होगी। किसके इक्वल? और किसकी हाइट? कंटेनर में कितनी हाइट तक आपने लिक्विड को फिल करा रखा है, आर की मैक्सिमम वैल्यू इसके बराबर होगी। अब सवाल उठा कि भाई होल कहां करेंगे? होल करना पड़ेगा बिल्कुल कंटेनर के बीचों बीच, यानी ये जो होल होगा ये h/2 पर होगा। जब आप होल h/2 पर करेंगे तो यहां से लिक्विड निकलकर यहां गिरेगा और ये डिस्टेंस होगी आपकी h के इक्वल। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया है कि आर की वैल्यू मैक्सिमम हो तो बताइए होल कहां करें हम लोग। ठीक है, बताइए समझ आया नहीं आया? कहां होगा होल आर की वैल्यू मैक्सिमम करने के लिए? कंटेनर के बिल्कुल बीचों बीच, ऊपर से h/2 पर, नीचे से h/2 पर। समझ आ रही है बात? और जो पानी निकलेगा यहां से वो कितनी दूर जाकर गिरेगा, और h क्या है? इस कंटेनर की हाइट है। बोलो क्लियर हो गया क्या? तो बेटा ये था हमारे पास में लास्ट पॉइंट, जिसे हम लोग बोलते हैं टॉरसली लॉ ऑफ ई फ्लक्स। टॉरसली लॉ ऑफ। अब हम इसके ऊपर एक सवाल बनाते हैं, सुनिए ध्यान से। देखो भैया, लिक्विड इतनी हाइट तक भरा हुआ है, 10 मीटर की हाइट तक। एक छोटा सा होल हमने यहां कर दिया और ये होल ऊपर से 4 मीटर की हाइट पर है, 4 मीटर की डेप्थ पर है। ये पानी का सरफेस है, दिख रहा है पानी का सरफेस? इसका एरिया है A, और ये जो होल आपको दिख रहा है इसका एरिया है A0। कितना एरिया है? ओके, यहां से लिक्विड निकलकर भागेगा ऐसे। सबसे पहले बताओ लिक्विड की स्पीड कितनी होगी? अब जिससे पूछूंगा सिर्फ वही जवाब देगा, ठीक है? गुंजन बताओ क्या फॉर्मूला होगा लिक्विड की स्पीड का? 2g की वैल्यू? बड़ा शौक है, बड़ा शौक है भूलने का। g की वैल्यू 10, हाइट 4। हाइट कहाँ निकालनी है? पानी कितनी स्पीड से निकलेगा ये बताना है। फिर तुम 4 पर ही आ गई लौट कर, हैं? कौन सी हाइट लेनी होती है भाई? ऊपर वाले सरफेस से होल कितनी गहराई में है ये हाइट लेनी होती है। लेनी होती है नहीं लेनी होती है? तो क्या लेना होगा यहाँ पर? 4। बोलो 4 × 2 साइलेंस, 4 × 2 8, 8 × 10 80, और 80 का अंडर रूट अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर पर सेकेंड है। 81 का 9 हो जाएगा तो 80 का भी हमने 9 लिख दिया। इतना तो चलता है फिजिक्स के अंदर, ठीक है नहीं? 9 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? कोई प्रॉब्लम? ओके, अब ये वाली हाइट बताओ कितनी है? ये वाली हाइट 6 मीटर हो गई, ठीक है? अब देखते हैं कि इसे यहां से निकलकर जमीन तक टकराने में कितना टाइम लगेगा। T = फॉर्मूला है 2h/g, 2h/h'/g। h' का मतलब है ये वाली हाइट। होल जमीन से कितना ऊपर है? देखो सुनो यार, बात को सुनो। अगर वेलोसिटी निकालनी है तो यहां से लेकर यहां तक की हाइट आपको लेनी पड़ेगी, और अगर टाइम निकालना है तो यहां से लेकर यहां तक की हाइट लेनी पड़ेगी। बताओ यहां से लेकर यहां तक की हाइट कितनी है? सो 2 × 6, ग्रेविटी की वैल्यू 10, 6 × 2 12, 12 को 10 से डिवाइड करेंगे, अंडर रूट 1.2, अंडर रूट 1.2 1.1 सेकेंड के आसपास आएगा आंसर। समझ आ रही बात? इतना समय लगेगा यहां से निकलकर यहां गिरने में। टाइम भी निकाल दिया? निकाल दिया? कोई समस्या है तो बता दो भैया। सूर्यांश पक्का? अब ये डिस्टेंस निकालनी है आपको, ये वाली डिस्टेंस। यासिर बताओ कैसे निकलेगी ये डिस्टेंस? ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी? ये v की मल्टीप्लाई t से करेंगे। v की मल्टीप्लाई काहे से करेंगे? v का मतलब है वेलोसिटी और t का मतलब है टाइम, तो ये डिस्टेंस निकल जाएगी आपकी।
9 इंटू 1.1 कितना आंसर आएगा? 9 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर, 10 मीटर के आसपास, यानी यहां से पानी निकलकर 10 मीटर के आसपास जाकर गिरेगा। बोलो समझ में आया नहीं? या नहीं हुआ अभी भी क्लियर? अच्छा, जो बच्चे मैथमेटिक्स वाले हैं उनके लिए एक चीज है मेरे पास में, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लो कि कंटेनर के अंदर यहां तक लिक्विड फिल था बच्चों, ये हाइट कितनी है आपके पास में, और ये वाला जो एरिया है आपके पास में, ये है ए। ठीक, हमने यहां होल कर दिया, यहां होल करने से बेटा लिमिट में रहा करो, उससे आगे मत जाया करो बिल्कुल भी, ठीक है? नहीं, कोई भी चीज लिमिट में अच्छी लगती है। यहां से लिक्विड बाहर निकल रहा है और इसकी जो वेलोसिटी आपको दे रखी है, यहां का जो एरिया आपको दे रखा है यह है ए नॉट। कुछ देर के बाद में कंटेनर का जो लिक्विड था, जो पहले एच हाइट पर था, वो एच हाइट से घटकर एच डैश पर आ गया है। कितने पर आ गया? समझे? पहले कंटेनर में कहां तक लिक्विड भरा हुआ था? अप टू एच हाइट। अब कहां है? लेवल कम हो गया, नहीं कम हो गया? यहां से यहां आने में समय लगा होगा। अब वही सवाल आता है, ज्यादातर जेईई में पूछा जाता है ये सवाल कि बताओ इतना खाली होने में कंटेनर को कितना टाइम लगेगा, इतना एम्प्टी होने में कितना टाइम लगेगा। तो फॉर्मूला होगा T इज इक्वल टू, सबसे पहले A, बताइए A क्या है? A है यहां का एरिया, ये वाला एरिया, समझ में आ रही बात? उसके नीचे आएगा अपॉन में A नॉट। A नॉट का मतलब कौन सा एरिया है? होल का एरिया, समझ में आया? अंडर रूट 2 अपॉन जी, 2 अपॉन जी, ओके। इसके बाद अंडर रूट यहां खत्म हो गया, ब्रैकेट स्टार्ट, अंडर रूट एच माइनस अंडर रूट एच डैश। लो भैया, ये है हमारे पास में। ये सारी चीजें ना, मैंने सारी कंडीशंस को ड्राइव, मतलब इस पर सवाल बनते हैं, कहीं आपको फॉर्मूला नहीं मिलेगा। आप कितना भी कितनी भी किताबों को छान मारो, नहीं मिलेगा कोई फॉर्मूला आपको इसके ऊपर। ये सब मैंने अपनी अकॉर्डिंग ड्राइव करके एक रिजल्ट बना रखे हैं इनके, कि भाई अगर ऐसा सवाल आया तो इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है, ऐसा सवाल बना तो इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है, ऐसा सवाल बना तो ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है? तो ये फॉर्मूला है आपके पास में। ए का मतलब हो गया ये वाला एरिया, समझ आ रही बात? होल का एरिया कितना हो गया? 2 अपॉन जी। एच का मतलब है कि शुरुआत में लिक्विड कहां तक भरा हुआ था, बाद में लिक्विड घटकर कहां आ गया? एच डैश पर आ गया। समझ आ रही बात? जैसे मान लो कि आपकी छत के ऊपर जो टैंक रखा हुआ है वो पूरा भर दिया हम लोगों ने, ठीक? उसके बॉटम में हमने एक होल कर दिया, टैंक के बॉटम में हमने क्या कर दिया? एक होल कर दिया। होल से फटाफट पानी बाहर निकल रहा है। हमें कहा कि साहब टैंक की जो हमारी लिमिट है वो 1000 लीटर है, तो बताओ 1000 लीटर से 600 लीटर तक आने में, 1000 लीटर से 600 लीटर तक आने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? कितना टाइम लगेगा आप लोगों को ये बताना है। इस तरीके की प्रॉब्लम इसके अंदर आती है। क्लियर हो गई बात? तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए, सवाल मैं आपको इसके ऊपर कराऊंगा, ठीक है? पहले पूरा बता देता हूं, लिखो, नोट करो यहां से। बातें नहीं भाई, बातें नहीं, नोट करो। कर लिया है नोट? कोई अगर समस्या है तो मेरे साथ डिस्कस करो, बताओ क्या समस्या है? हाँ? अच्छा, हिमांशु, क्लियर हो गया तुम्हें?
प्रियांशु 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 है हिमांशु है तुम्हारा नाम? हिमांशु ही है। समझ गए ना पूरी बात? अब डेटा याद रखोगे ना बच्चों? वेलोसिटी निकालने के लिए कौन सी हाइट लेनी है? होल से लेकर लिक्विड के सरफेस तक की। और अगर टाइम निकालना है तो कौन सी हाइट लेनी है? होल से लेकर बॉटम तक की। समझ आ गई बात? और वेलोसिटी की मल्टीप्लाई टाइम से करोगे तो पता चल जाएगा कि ये कितना टाइम होने वाला है। इसे बोलते हैं पैराबोलिक इजेक्शन। पैराबोलिक, ये जो पानी यहां से निकला है ना, लिक्विड यहां से निकला है, ये पैराबोलिक इजेक्शन कहलाता है। और वाटर के निकलने को ई फ्लक्स का नाम हम लोग देते हैं यहां पर, ई फ्लक्स। इसीलिए इसे बोला गया है टॉरसली लॉ ऑफ ई फ्लक्स। टॉरसली लॉ ऑफ ई फ्लक्स। डन? एनी प्रॉब्लम? अब आप देखो तो, और करो नोट फटाफट। तो अगर रेंज मैक्सिमम चाहिए तो होल बिल्कुल आपको मिड पॉइंट पे करना पड़ेगा। उस कंडीशन में आपकी रेंज मैक्सिमम हो जाएगी, और मैक्सिमम रेंज होगी कंटेनर की हाइट के इक्वल। ठीक है? कंटेनर की हाइट के इक्वल। डन? तो भैया ये हमारा लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर का। अब सवाल वैसे तो मैं टॉपिक के साथ साथ आपको कराकर चला हूं, क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हैं, लेकिन अब कुछ एडिशनल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे इस पूरी यूनिट के ऊपर, और उसके तुरंत बाद हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। हो सकता है कि कल ही मैं आपकी थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर दूं और सवाल भी इसके साथ साथ हम जारी रखें। ठीक है? आगे बढ़ा दूं? इस क्लास के बाद किसी का कोई ट्यूशन व्यूशन तो नहीं होता? होता है? कहाँ का? केमिस्ट्री? कहाँ पर? मनोज सर के पास।